मैं रामनाथ सर। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ क्लास 10th हिंदी की 7वां पाठ है हिरोशिमा। ये हिरोशिमा कविता है जिसके कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इसका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इसका शॉर्ट में इसको अज्ञेय कहा जाता है। चलिए अज्ञेय जी के बारे में जानते हैं। अज्ञेय का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी में कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ। जो अज्ञेय जी हैं इनका जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी में कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ, किंतु उनका मूल निवास करतारपुर पंजाब था। जो मूल निवासी थे अज्ञेय जी कहाँ के थे? करतारपुर पंजाब के थे, लेकिन उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। अज्ञेय की माता वयंती देवी थी और पिता डॉक्टर हीरानंद शास्त्री एक प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे। पूछेगा अज्ञेय जी के माता का क्या नाम था? वयंती देवी। और इनके पिता का क्या नाम था? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। अज्ञेय के पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री और माता का नाम वयंती देवी। और अज्ञेय जी के पिता क्या करते थे? एक पुरातत्ववेत्ता थे, जो जमीन के अंदर जो खोज होता है, जो वैज्ञानिक खोज करते हैं, वही पुरातत्ववेत्ता होते हैं। अज्ञेय की प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ में घर पर हुई। उन्होंने मैट्रिक 1925 ईस्वी में पंजाब विश्वविद्यालय से, इंटर 1927 ईस्वी में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, बीएससी 1929 ईस्वी फॉरमन कॉलेज लाहौर से और एमए अंग्रेजी लाहौर से किया। ये सब आपको याद नहीं रखना है। मैट्रिक कब की? 1925 में। इंटर की 1927 में। ये वैसे पूछा नहीं जाएगा, फिर भी आपको ये याद रखना है कि मैट्रिक कब किया गया जी? 1925 में। जन्म कब हुआ था? 7 मार्च 1911 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। अज्ञेय जी के माता का नाम था वयंती देवी। अज्ञेय जी के पिता का नाम था हीरानंद शास्त्री। इतना याद रखना है। अज्ञेय बहुभाषाविद थे। बहुभाषाविद मतलब बहुत सारे भाषाओं का ज्ञान था अज्ञेय जी को। उन्हें संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, तमिल आदि अनेक भाषाओं का ज्ञान था। वे आधुनिक हिंदी साहित्य के एक प्रमुख कवि, कथाकार, विचारक एवं पत्रकार थे। अज्ञेय जी कविता भी लिखते थे, कहानी भी लिखते थे, विचार भी लिखते थे, पत्रकारिता भी करते थे। उनकी प्रमुख कृतियां हैं काव्य भग्नदूत, चिंता, एथ्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, सदानीरा आदि। कहानी संग्रह विपथगा, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती पगडंडियाँ आदि। उपन्यास शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, यात्रा साहित्य, अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछले, निबंध है त्रिशंकु, आत्मनेपद, अदतन, भवंती अंतरा, शाश्वती आदि। नाटक उत्तर प्रियदर्शी, संपादित ग्रंथ तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक, पुष्करिणी, रूपाम्बरा आदि। देखिए इसकी जो रचना आपको जो याद रखना है, इनकी रचना जो आपको याद रखना है, जो प्रमुख है वो आप याद करेंगे, वो है भग्नदूत। आपको भग्नदूत याद रखना है। चिंता, इसको याद रखना है। चिंता, भग्नदूत, चिंता, इथ्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, सदा नीरा, ये याद रखना है। उसके आगे इतना आपको जो है रचना याद रखना है। तो अज्ञेय जी की रचना कौन कौन याद रखनी है? भग्नदूत, चिंता, इथ्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, सदा नीरा। इतना इम्पोर्टेंट इनकी रचना है।
इसको आप हेडलाइन कर लेंगे अपनी किताब में। भग्नदूत, चिंता, एथिलम, हरी घास पर क्षण भर, बावड़ा अहेरी, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, सदा नीरा। बस इसके आगे जो इम्पोर्टेंट आपको है तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक, ये याद ही रहेगा। अज्ञे जी की जो रचना है तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक, रूपाम्बरा आदि। अज्ञे ने अंग्रेजी में भी मौलिक रचनाएं की और अनेक ग्रंथों के अनुवाद भी किए। वे देश विदेश के अनेक विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर रहे। उन्हें साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ, सुग्रा युगोस्लाविया का अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाला आदि अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए। अज्ञे जी को कौन कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। सुग्रा युगोस्लाविया का अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाला पुरस्कार मिला। तो अज्ञे जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ज्ञानपीठ मिला, सुग्रा युगोस्लाविया का अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाला पुरस्कार मिला। 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। अज्ञे जी का निधन कब हुआ? 4 अप्रैल 1987 में। और जन्म कब हुआ था? 7 मार्च 1911 में। याद रखना है आपको। अज्ञे हिंदी के आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे। उन्होंने हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किया। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया, तो अज्ञे जी ने किया। आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली यह कविता एक अनिवार्य प्रासंगिक चेतावनी है। और यह जो आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का, जो मनुष्य में जो दुर्दांत मतलब एक बहुत ही कठिन, बहुत ही क्या कह सकते हैं, कठिन दयनीय जो घटना घटा, उसका चित्रण अज्ञे जी यहाँ पे किए हैं। सबसे लास्ट वाला लाइन देखिए। आधुनिक कवि अज्ञे की प्रस्तुत कविता उनकी समग्र कविताओं के संग्रह सदा नीरा से यहाँ संकलित है। तो पूछेगा कि हिरोशिमा कहाँ से लिया गया है, तो सदा नीरा से लिया गया है। हिरोशिमा कहाँ से लिया गया है? सदा नीरा से लिया गया है। और सदा नीरा किनकी रचना है? अज्ञे जी की रचना है। चलिए, इतना ये कवि परिचय से था। अब देखते हैं कविता पे। चलिए, ये कविता बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपको रहेगा ही रहेगा एग्जाम में। समझिए कविता, ये जो हिरोशिमा है, यह कविता में कवि अज्ञे जी उस घटना का वर्णन किया है जो बहुत ही दुखद और चिंतनीय घटना ये है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध बच्चों कब से कब तक चला था आपको पता होगा। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो अमेरिका के द्वारा जो बम गिराया गया था 6 अगस्त 1945 ईस्वी में जापान के हिरोशिमा पर अमेरिका के द्वारा बम गिराया गया था। 6 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान के हिरोशिमा पर अमेरिका के द्वारा बम गिराया गया था। और फिर 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर जो है बम गिराया गया था। तो उसी घटना का ये इस कविता में वर्णन है कि जो बम गिराया गया था वह उसका प्रभाव जो है बड़ा ही दुर्गामी रहा। लगभग 20,000 सैनिक तत्काल मारे गए, उसमें तुरंत मारे गए, और 1.5 लाख से ज़्यादा आम नागरिक मारे गए। 20,000 सैनिक मारे गए और 1.5 लाख से ज़्यादा आम नागरिक जो है उस घटना में, हिरोशिमा का जो परमाणु बम विस्फोट किया गया था उस घटना में मारे गए 20,000 सैनिक और 1.5 लाख से ज़्यादा आम नागरिक मारे गए। और उस परमाणु बम से जो रेडिएशन उत्पन्न हुआ, वो रेडिएशन इतना खतरनाक था, उस परमाणु बम का रेडिएशन,
कि उस रेडिएशन के प्रभाव से आज भी वहाँ के लोगों को वह रेडिएशन प्रभावित करता है। बहुत सारे बच्चे जो है विकलांग हो जाते हैं पैदा होते ही, उसी परमाणु बम और वैसी रेडिएशन का प्रभाव है। उसी का वर्णन जो है कवि अज्ञेय जी बड़े ही अच्छे से किए हैं इस कविता में। तो समझिए इस कविता को। हिरोशिमा। एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं, फटी मिट्टी से छायाएं मानव जन की दिशाहीन सब ओर पड़ी। वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर के काल, सूर्य के रथ के पहियों के अरे टूट कर बिखर गए हो दसों दिशाओं में। कवि कहते हैं अज्ञेय जी कि एक दिन सहसा सूरज निकला। सहसा मतलब क्या होता है? अचानक। एक दिन अचानक सूरज निकला। अरे क्षितिज पर नहीं, सूरज कहाँ निकलता है? सूरज जो निकलता है आसमान में, ये सूरज आसमान में नहीं निकला था, क्षितिज पर नहीं। कहाँ? नगर के चौक पर। जो हिरोशिमा जो नगर था, उस नगर के जो बीच चौक, जो बीच सेंटर होता है, उस पे यह बम गिराया गया था ताकि जो है चारों ओर के लोगों को वह कवर कर सके, मार सके, बर्बाद कर सके। इसलिए वह सूरज के रूप में क्या था? एक परमाणु बम था जो कहाँ निकला था? नगर के चौक पर निकला था, बीच सेंटर में निकला था। और जैसे सूरज निकलता है तो धूप बरसता है, उसी तरह से धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं, फटी मिट्टी से। वह धूप, जैसे सूरज निकलता है तो धूप खिलता है, तो वह धूप के रूप में क्या था? वो बम का जो ज्वाला था, वह ज्वाला। और वह सूरज कहाँ से निकला था? मिट्टी से निकला था। छायाएं मानव जन की दिशाहीन सब ओर पड़ी, वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर के काल, सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों अरे टूट कर बिखर गए हो दसों दिशाओं में। छायाएं मानव जन की दिशाहीन। कवि कहते हैं कि जैसे सूरज निकलता है तो क्या होता है? वस्तु का, व्यक्ति का परछाई बनता है, दिशा होता है और परछाई बनता है। और सूरज एक निश्चित दिशा में उगता है, जैसे पूर्व दिशा में उगता है, उगना उस, और पश्चिम दिशा में अस्त होना उसका तय है। तो कवि कहते हैं कि छाया जो सूरज उगा था, वह जब सूरज उगने पर छाया बनता है, तो यह जो छाया बना, परमाणु बम रूपी जो सूरज उगा, और उससे के बाद जो मानव की जो छाया बना, वह दिशाहीन हो गया। दिशाहीन मतलब कोई दिशा उसकी नहीं रहा। वह जो क्या हो गया? वह भस्म कर दिया, व्यक्ति को जो है जला दिया। सब ओर पड़ी, वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह सूरज पूर्व में नहीं उगा था। जिस प्रकार से सूरज पूर्व में निकलता है, उस तरह से यह सूरज पूर्व में नहीं उगा था। वह बरसा सहसा, वह अचानक बरस गया बीचों बीच नगर के बीचों बीच में वह सूरज जो है उगा था, बरसा अचानक। और काल रूपी सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों अरे टूट कर बिखर गए हो दसों दिशाओं में। कवि कहते हैं कि काल रूपी सूर्य के ज्यों का अरे मतलब होता है धूड़ी। जो रथ होता है, रथ की पहिया जो होता है, उसके बीच में क्या होता है? उसके बीच में जो लकड़ी का बना हुआ जो रहता है स्पोक टाइप से, उसी को अरे कहा जाता है। तो जैसे पहिया जब घूमता है, जब पहिया घूमता है तो क्या होता है? वो धुरी जो होता है स्पोक जैसे, वो भी नीचे ऊपर होते रहता है। तो कवि कहते हैं कि वह समय के रथ का पहिया, काल रूपी समय के रथ का पहिया जो है क्या हो गया था? वो घूम गया था, और ऐसे लग रहा था कि वह काल रूपी सूर्य के पहियों के अरे जो है वह टूट कर दसों दिशाओं में बिखर गया है। इस तरह से हो गया था। कुछ क्षण का वह उदय अस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सौंख लेने वाली दोपहरी।
कवि कहते हैं कि वह सूरज कितने देर के लिए उगा था, कुछ क्षण के लिए उगा था। वह सूरज कुछ क्षण के लिए ही उगा था और कुछ क्षण में ही वो अस्त हो गया, लेकिन कुछ ही क्षणों में वह प्रज्वलित ज्वाला जो सूर्य निकला था, वो जो परमाणु बम जो विस्फोट हुआ था, कुछ ही क्षण में उसकी जो ज्वाला था, उसका जो तेज था, उसकी जो आग था, वह दृश्य को सोख लेने वाली था। वह सब कुछ को जला दिया, सब कुछ को बर्बाद कर दिया। जैसे दोपहर में क्या होता है, सूर्य की जो धूप होता है, तेज होता है, वह बहुत ज़्यादा होता है। तो कवि कहते हैं कि कुछ क्षण की दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी थी वह। फिर छायाएं मानव जन की नहीं मिटी, लंबी हो कर मानव ही सब भाप हो गए। कवि कहते हैं कि कुछ ही क्षण के लिए वो उदय और अस्त हुआ था सूर्य का, लेकिन कुछ ही क्षण में दृश्य को सोख लेने वाली वो दोपहरी थी। और छाया कैसा बना, जो मानव जन की जो छाया बना वह नहीं मिटी, वह मिटी नहीं, लंबी होकर बहुत दिनों तक वह छाया जो है नहीं मिटा। मानव ही सब भाप हो गया। मानव क्या हो गया, जल के भाप हो गया। और छाया तो अभी भी लिखी है। कवि कहते हैं कि छाया नहीं मिटी, छाया तो अभी भी वहाँ पे लिखी हुई है। झुलसे हुए पत्थरों पर सड़कों की उजरी सड़कों की गच पर मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है। कवि कहते हैं कि छायाएं जो है तो अभी भी लिखी है। कहाँ, झुलसे हुए पत्थरों पर, उजरी सड़कों के गच पर। गच मतलब होता है पत्थर या सीमेंट से बना पक्का धरातल। तो पत्थर या सीमेंट से बना हुआ जो धरातल है उस पे जो है छाया अभी भी है, मतलब उसका जो दाग है, उसका जो निशान है, वो आणविक बम का, परमाणु बम का, वह आज भी निशान है। वो लंबी होकर नहीं मिटी वो छाया मानव जन की। वह छाया कहाँ है, झुलसे हुए पत्थरों पर, उजरी हुई सड़कों की गच पर। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। कवि कहते हैं कि यह सूरज, जो सूर्य उगता है प्रतिदिन, वो प्राकृतिक होता है, लेकिन यह जो सूर्य था यह काल रूपी सूर्य था। और यह सूर्य किसके द्वारा बनाया गया था, मानव के द्वारा बनाया गया था। मनुष्य ने ही इस सूर्य को बनाया था। इसीलिए कवि कहते हैं कि मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया, मानव को ही समाप्त कर दिया। मानव के द्वारा ही बनाया गया था और मानव को ही भाप बना दिया, समाप्त कर दिया। और पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है। साखी मतलब क्या होता है, साखी मतलब होता है साक्षी। जो वहाँ हिरोशिमा पे जो पत्थर पर जो उस परमाणु बम और मनुष्य की जो जली हुई जो निशानी है, वह छाया के रूप में, वह निशानी आज भी है। वह निशान साक्षी है, मानव की साक्षी है, मनुष्य की साक्षी है। मनुष्य के लिए वह साक्ष्य है कि आज भी वहाँ पे परमाणु बम की जो गिरा था, वह जो कितना भयानक था और कितना मनुष्य को हानि पहुँचाया उससे, उसका साक्ष्य वहाँ पे आज भी मिलता है। इसीलिए कवि जो है इतना अच्छा से ये वर्णन किए हैं हिरोशिमा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को यह कविता अच्छा लगा होगा। हमें कैसा लगा आपको कविता, यह आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम इसका जो 2 नंबरा क्वेश्चन होगा वो लेके आएंगे। तो आप लोग हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे।